नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड MCQ प्रैक्टिस सेट सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड की सभी इंपॉर्टेंट किताबों को MCQ के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। और सबसे पहले अजय रावत जी की पुस्तक को यहाँ पर देख रहे हैं। आज हम इस सीरीज़ की हमारी 19वीं क्लास को कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की हमारी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में पधान से जुड़े निम्न कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश काल में पधान जो होता था, गांव में राजस्व वसूली का काम करता था उत्तराखंड में। इसको लेकर के सवाल पेपर में बना है। 3 कथन यहां पर दिए हैं। चलिए देखते हैं कौन सा वाला यहां पर सही है और कौन सा गलत है। पहला, पधान का पद वंशानुगत होता था। पहला वाला कथन आपका सही है। ब्रिटिश काल में जो पधान होते थे उनके पद वंशानुगत होते थे, लेकिन विशेष परिस्थितियां जब आती थी तो उस कंडीशन में इस व्यवस्था पर परिवर्तन भी कर लिया जाता था। जैसे अगर कोई पधान की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा अभी छोटा है, अल्पायु है, तो उसके किसी रिश्तेदार को पधानी सौंप दी जाती थी जब तक उसका बेटा बड़ा होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन, कोई पधान की मृत्यु होती है और उसका कोई पुत्र ही नहीं है तो उसके दामाद को पधानी सौंप दी जाती थी, लेकिन इसका पद कैसा होता था? वंशानुगत होता था। दूसरा, पधान का दायित्व अपने गांव से राजस्व एकत्रित करना होता था। यह आपका बिल्कुल सही है। जो ब्रिटिश काल में पधान होता था, इसका मुख्य काम क्या था? गांव से राजस्व को वसूली करना। ठीक है। इस काम के बदले में इसको कुछ जमीन सरकार के द्वारा दी जाती थी और उस जमीन को पधानचारी या हक पधानी या पधान खंगी ये कहा जाता था। क्वेश्चन बनेगा, पधानचारी भूमि किसे कहा जाता था? तो पधान को दी गई भूमि। ठीक है, सेकंड वाला भी सही है। तीसरा, जहां उसे यह विशेषाधिकार दिया जाता था उस गांव में उसका भूस्वामी होना जरूरी नहीं होता था। तीसरा वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। देखिए, पधान को उसी गांव में नियुक्त किया जाता था जहां पर उसके नाम पर कोई जमीन है, उसका भूस्वामी उस गांव में होना आवश्यक होता था, तभी उसे पधान उस गांव में नियुक्त किया जाता था। तो इस चीज को आपने याद करना है कि पधान के लिए यह आवश्यक था कि उसे उसी गांव का पधान नियुक्त किया जा सकता है जहां पर वो भूस्वामी भी है। ठीक है। वहां वो निवास करता है या नहीं करता है वो अलग बात थी, बस उसके नाम पर जमीन उस गांव में होनी चाहिए जहां का वो पधान है। अगर वहां निवास भी करता है तो वो और भी अच्छी बात होती थी, उसको प्रायोरिटी दी जाती थी। अगर वहां पर निवास नहीं करता है लेकिन जमीन उसके नाम है तो वहां पर वो अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकता था पधान के तौर पर। ठीक है। तो तीसरा वाला आपका गलत है। पहला और दूसरा आपको पूछा है कौन से सही है, तो पहला और दूसरा दोनों कथन यहां पर सही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश काल में नयाबाद भूमि अनुदान को नियंत्रित करने के लिए नियम किस वर्ष में पारित किए गए थे? लास्ट वीडियो में हमने बेनाप भूमि के बारे में बात करी थी कि जब ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त किया तो उस बंदोबस्त के बाद गांव वालों को अपने गांव की सीमाओं का तो पता चल गया कि हमारे गांव की सीमा कहां से कहां तक है, लेकिन उसके बाहर की जो जमीन थी जिसको गांव वाले अपना ही समझते थे, उस पूरी भूमि को बेनाप भूमि कहा जाने लगा था। ठीक है। बेनाप भूमि क्षेत्र में भूमि कुछ लोगों को शुरुआत में अंग्रेजों को आवंटित कर दी जाती थी कि आप इसका इस्तेमाल करें और सरकार को पैसा दें। उसी को कहा जाता था नयाबाद भूमि। लेकिन लगातार ऐसे ऐसे लोगों को दी जाने लगी और गांव वालों का नुकसान यहां पर होने लगा, गांव वाले आक्रोशित होने लगे। इन्हीं सबसे परेशान होकर अंग्रेजों के द्वारा यह जो भूमि अनुदान दी जाती थी, एक तो अनियंत्रित तौर पर दी जाती थी, कोई नियम कानून नहीं थे। जो बेनाप भूमि वाला क्षेत्र है वहां से किसी भी व्यक्ति को या कोई भी भूमि दान में कर दी जाती थी, आवंटित कर दी जाती थी। तो इसके लिए अंग्रेजों ने नयाबाद भूमि अनुदान इसको कंट्रोल करने के लिए जो नियम बनाए थे वो उन्होंने 1895 में बनाए थे। और इस दौरान इन्होंने कहा कि पहाड़ की चोटी पर और पहाड़ की जो ढलान वाली भूमि है उसे अनुदान में नहीं दिया जाएगा, और जब भूमि अनुदान में दी जाएगी या आवंटित करी जाएगी तो ग्रामीणों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये कुछ नियम थे नयाबाद भूमि से संबंधित। क्वेश्चन बनेगा, नयाबाद भूमि किन क्षेत्रों में आवंटित की जाती थी? तो जहां पर बेनाप भूमि ज्यादा है वहां पर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विलियम ट्रेल को किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किया गया था?
देखिए इसका जो वर्ष है वो पेपर में बन सकता है। आप सभी जानते हैं 1815 में गार्डनर कुमाऊं का कमिश्नर बना और कुछ एक साल के भीतर भीतर ही 1816 में जब संगौली की संधि की पुष्टि होती है, गार्डनर को नेपाल दरबार में ब्रिटिश कमांडेंट या रेजिडेंट के तौर पर भेज दिया जाता है। 1816 में कुमाऊं कमिश्नर बन जाता है विलियम ट्रेल। लेकिन अगर आधिकारिक तौर पर देखें, विलियम ट्रेल को कुमाऊं का कमिश्नर 1817 में नियुक्त किया गया था। 1815 में यह सहायक कमिश्नर था गार्डनर का। जब गार्डनर को नेपाल भेजा गया तो इसे कार्यवाहक कमिश्नर के तौर पर कार्य करने को कहा गया और आधिकारिक तौर पर इसे कुमाऊं कमिश्नर के पद पर 1 अगस्त 1817 को नियुक्त किया गया, जहां पर यह 1835 तक अपने पद पर बना रहा। तो इसको आपने ध्यान रखना है, 13 अप्रैल 1816 से लेकर के 1 अगस्त 1817 तक ये कार्यवाहक कमिश्नर था। प्रॉपर कुमाऊं कमिश्नर ये कब बना था? अगस्त 1817 में। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं प्रभाग को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्याय अधिकार क्षेत्र में कब लाया गया था? देखिए कुमाऊं प्रभाग यानी पूरी कुमाऊं कमिश्नरी को इलाहाबाद के न्याय क्षेत्र में या इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्याय अधिकार क्षेत्र में ये लाया गया था 1926 में। ऑप्शन सी सही आंसर यहां पर होगा। देखिए 1864 में जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था उसके न्याय अधिकार क्षेत्र से कुमाऊं को हटा दिया गया और कुमाऊं का जो सर्वोच्च जज बना दिया गया वो कुमाऊं कमिश्नर को बना दिया गया। क्वेश्चन बनता है कुमाऊं कमिश्नर के पद को किस वर्ष सुप्रीम न्यायालय के जो सारे अधिकार थे वो प्राप्त हो गए थे? 1864 में हो गया था। ठीक है, यानी कुमाऊं कमिश्नर ही अब यहां का जज होगा। लेकिन 1926 में इसे वापस कहां डाल दिया गया? इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर डाल दिया गया, यानी उसके न्याय अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया। नेक्स्ट है वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से कुमाऊनी रीति रिवाजों को समझने के लिए किसकी नियुक्ति करी गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा जो कुमाऊनी रीति रिवाज थे, कानून जो उनके चलते थे, स्थानीय कानून, उनको समझने के लिए अंग्रेजों ने डॉक्टर पन्ना लाल को यहां पर नियुक्त किया था। इनको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है, इन्होंने अपनी सिफारिशें ब्रिटिश सरकार को दी। बाद में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है डॉक्टर LD जोशी। इन्होंने एक किताब को लिखा जिसका नाम था खस परिवार कानून और इस किताब में इन्होंने इन्हीं पन्ना लाल के बारे में लिखा कि पन्ना लाल ने ज़्यादातर जो यहाँ के स्थानीय कानून थे उनको अनदेखा यहाँ पर किया था। तो खस परिवार कानून ये पुस्तक किसकी है? LD जोशी की है, जिसे 1929 में लिखा गया था। ठीक है, इसमें इन्होंने कई सारे जो खसों के कानून हैं और दूसरे हिंदुओं के कानून हैं उनकी तुलना इस पुस्तक में करी है। अगला, पुराणों के अनुसार गोलू देवता को किस भगवान का अवतार माना जाता है? देखिए गोलू देवता को उत्तराखंड में न्याय के सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा जाता है, खासकर कुमाऊं के अंदर। गोलू देवता को पुराणों के अनुसार भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ऑप्शन सी यहां पे सही उत्तर यहां पर होगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक पूजे जाने वाले लोक देवता कौन हैं? तो वो भी गोलू देवता को ही माना जाता है। ठीक है, न्याय के देवता के रूप में इनकी पूजा यहां की जाती है। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा वन विभाग की स्थापना किस देश के विशेषज्ञों की सहायता से की गई थी? देखिए अंग्रेजों ने भारत में वन विभाग की स्थापना करी थी 1864 में और किस देश के विशेषज्ञों की मदद ली थी? ऐसा क्वेश्चन बना है पेपर में। इन्होंने जर्मन विशेषज्ञों की मदद ली थी। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। जर्मन विशेषज्ञों की मदद से इन्होंने वन विभाग को स्थापित किया और इसमें भी जो प्रमुख था उसका नाम था डिट्रिच ब्रैंडिस। वो भी एक जर्मन विशेषज्ञ था। उसे वन विभाग का पहला महानिरीक्षक भी बनाया गया था। बाद में इसी ब्रैंडिस की सलाह पर 1865 में भारत का पहला वन अधिनियम लाया गया था। तो इसको भी आपने याद करना है। वन विभाग ये उत्तराखंड का नहीं है, ये पूरे भारत की बात हो रही है। भारत में वन विभाग 1864 में बना, जिसके पहले महानिरीक्षक कौन थे? डिट्रिच ब्रैंडिस, जो कि जर्मनी का था। ठीक है, उसी की सलाह पर, सिफारिशों पर 1865 में पहला वन अधिनियम यहां पर लाया गया और वनों को रिजर्व करने की, आरक्षित करने की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है हमारा 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना कर निम्न में से किसे उसका संरक्षक बनाया गया था? तो 1864 में भारत में वन विभाग बन जाता है। कई बार हमने इसको देखा है और 1868 में कुमाऊं के अंदर भी वन विभाग बन जाता है। कुमाऊं में वन विभाग का जो प्रमुख बनाया गया था वो पियर्सन को बनाया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
पियर्सन जब कुमाऊं में वन विभाग का प्रमुख बना, यहाँ का संरक्षक बना, इसने हेनरी रैमजे के कार्यों की काफी तारीफ करी थी, क्योंकि 1858 से लेकर के 1868 तक पहले कंजर्वेटर के रूप में कौन काम कर रहे थे? हेनरी रैमजे, जो उस समय कुमाऊं का कमिश्नर भी था। कई सारे प्रयास हेनरी रैमजे ने वनों को बचाने के किए थे, जिसमें 1858 में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना था, 1861 में पहला वन बंदोबस्त करना था। 1868 तक वो कंजर्वेटर के पद पे रहा। उसके बाद कुमाऊं कमिश्नरी में या कुमाऊं के अंदर वन विभाग बना, जिसका प्रमुख पियर्सन को बनाया गया। कुमाऊं कमिश्नरी में वन पंचायतों का गठन हेतु सुझाव देने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, कुमाऊं कमिश्नरी में वन पंचायतें जो बनी थी आपकी, वो 1931 में बनी थी। कुछ जगहों पर 1930 दिया गया है। अजय रावत जी की पुस्तक में भी 1930 दिया गया है कि जो अल्मोड़ा है, पौड़ी है, आपका पिथौरागढ़ है, नैनीताल है, यहाँ पर वन पंचायतों का गठन 1930 में हुआ और 1931 में वन पंचायतों के जो नियम थे वो नियमावली को तय किया गया। ठीक है, तो आपने दोनों वर्षों को याद करना है। हालांकि जब पेपर में पूछा गया था तो 1931 माना गया था, लेकिन आप दोनों को यहां पर याद करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा पहले का है। वन पंचायतों का गठन करने के लिए, एक सुझाव देने के लिए, अपनी सिफारिशें देने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, जिसका नाम था कैलाश चंद्र गैरोला। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। देखिए, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनी थी कुमाऊं में 1921 में। आप सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1921 को बनी थी। पी विंडम जो कुमाऊं कमिश्नर था वो उसका अध्यक्ष था। उसी की सिफारिशें जो आई थी, उसकी जो रिपोर्ट आई थी अक्टूबर में, और लागू जो उसकी सिफारिशें कर दी थी मार्च 1922 में, उसी की सिफारिशों में एक सिफारिश थी कि जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी में कम्युनिटी फॉरेस्ट बनाए गए हैं वनों के प्रबंधन के लिए, वैसे ही उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं कमिश्नरी में हम वन पंचायतों का गठन करेंगे। तो ये सिफारिश किसकी थी? ये सिफारिशें दी गई थी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के द्वारा। सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम भी कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन करेंगे। यह निर्णय 1925 में लिया गया था। और इसी वर्ष जो कैलाश चंद्र गैरोला थे, उस समय ये अल्मोड़ा के डिप्टी कलेक्टर थे, इनको नियुक्त किया गया कि आप पूरे उत्तराखंड में भ्रमण करें और यहां पर वन पंचायतों के गठन की संभावनाओं की तलाश करें, अपने सुझाव दें, अपनी सिफारिशें हमें बताएं। तो इनकी नियुक्ति 1925 में हुई। इन्होंने जो घूमना शुरू किया उत्तराखंड में 1927 से लेकर 1928 के बीच में, ये पूरे अलग अलग जिलों में जाकर घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे और अपनी रिपोर्ट इन्होंने 1928 में सरकार को दी, अपने सुझाव दिए और क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं उन सबको इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया। बाद में जब वन पंचायतों के लिए नियम बनाए गए तो इनकी रिपोर्ट को विशेष ध्यान वहां पर दिया गया था, इनकी रिपोर्ट के ऊपर। तो वन पंचायतों का गठन कब हुआ वो पेपर में आ चुका है। ये हमने कुछ छोटी सी कहानी देखी, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा कि उससे पहले यहां पर क्या हुआ। ठीक है, वन पंचायतों का जो गठन हुआ था वो 1874 का जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट था उसकी धारा 6 के तहत किया गया था। इसको भी आपने ध्यान रखना है। सभी जिलों में जैसे हमारा पौड़ी है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़, नैनीताल, इन जगहों पर वन पंचायतें 1931 में बनाई गई और चमोली को याद करना, चमोली में वन पंचायत 1932 में बनाई गई। टिहरी में नहीं बनी थी क्योंकि उस समय टिहरी एक स्वतंत्र रियासत थी। नेक्स्ट है, वन आंदोलन पर लिखी गई कुमाऊनी कविता वृक्षन को विलाप किसकी रचना है? तो देखिए, वन आंदोलन उस समय काफी ज्यादा चलने लगे थे। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी और उस दौरान एक कुमाऊनी कविता यहां पर लिखी गई जिसका शीर्षक था वृक्षन को विलाप। और यह रचना किसकी है? गौरीदत्त पांडे, जिन्हें गौरदा उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शल्ट क्षेत्र में वन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब देश में शुरू किया गया, उत्तराखंड में यह आंदोलन ने वन आंदोलन का रूप ले लिया था। लोग वनों के लिए ज्यादा यहां पर लड़ रहे थे। 1930-31 के दौरान दोबारा से उत्तराखंड में वन आंदोलन को लेकर के लोगों में जागरूकता आई, लोगों ने फिर से लड़ना शुरू किया और इस बार जो मेन सेंटर था वो सल्ट क्षेत्र था। और सल्ट क्षेत्र में इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो पुरुषोत्तम उपाध्याय और लक्ष्मण सिंह अधिकारी कर रहे थे। ऑप्शन ए और बी यानी ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। इन्हीं लोगों को श्रेय जाता है इस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने का। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में यह पूरा आंदोलन इस क्षेत्र में हुआ था।
एक जुलूस इन्होंने निकाला था 30 नवंबर 1930 को अल्मोड़ा के सल्ट से लेकर के अल्मोड़ा के मोहान तक। हालांकि इनको रोकने का प्रयास किया गया, जब नहीं माने तो इन पर लाठीचार्ज किया गया। इनके टोटल 58 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और ये सभी लोग फिर कब जेल से छूटे, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो उतना डिटेल में नहीं जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है कि जब शुरुआत में वन आंदोलन तेज हुए 1915 से 21 के बीच में, उनको फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनानी पड़ी। उसके बाद दोबारा से जब वन आंदोलन तीव्र हुए, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का टाइम था और उस समय सल्ट क्षेत्र में इसका नेतृत्व किसने किया, वो क्वेश्चन बन सकता है। काली कुमाऊं में वन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो काली कुमाऊं के अंदर चंपावत के और उसके आसपास के इलाके में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन उत्तराखंड में वन आंदोलन का रूप ले चुका था। ठीक है, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, काली कुमाऊं में वन आंदोलन का नेतृत्व और काली कुमाऊं में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, यहां नेतृत्व किया था हर्षदेव औली ने। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इनके नेतृत्व की काफी ज्यादा तारीफ करी थी उस समय जो समाचार पत्र आता था, शक्ति समाचार पत्र ने, और इसी समाचार पत्र ने हर्षदेव औली को काली कुमाऊं का मुजोलिनी भी कहा था। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी को 3 जिला अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल समितियों में किस वर्ष बांटा गया था? देखिए 1930-31 के बाद दोबारा से वन आंदोलनों के लिए जो लोगों ने आवाज उठानी शुरू करी अपने अधिकारों के लिए, वो वर्ष था 1938 का। लोगों ने दोबारा से कहा कि हमारे वनों पर कुछ अधिकार और होने चाहिए। तो 1938 में सरकार ने जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी पहले बनाई थी, उसका 3 जिलों में विभाजन कर दिया, अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल। ये समितियों को बनाया गया 1938 में। यानी जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी पूरे कुमाऊं कमिश्नरी के लिए एक बनी थी, अब उसे 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, इसकी रिपोर्ट बाद में 1939 में लाई गई थी और उसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि ग्रामीणों को पशुओं को चराने से संबंधित जो नियम है उसमें कुछ ढील हमें देनी चाहिए। वो ढील बाद में दी गई थी 1941 के आसपास। तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कब बनी, कब इसने रिपोर्ट दी, कब इसकी सिफारिशें लागू हुई, कब इसकी सिफारिशों पर वन पंचायत के गठन का निर्णय लिया गया, कब वन पंचायतें बनी, कब इसका विभाजन किया गया, वो सब हमने यहां पर देखा। ठीक है, निम्न में से किस अंग्रेज ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे? तो कौन सा अंग्रेज था जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए थे? यह था फेडरिक विल्सन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए फेडरिक विल्सन जो था, इसे सुदर्शन शाह ने, जो टिहरी रियासत के राजा थे, उन्होंने 1840 में टिहरी रियासत के अंदर जो वन थे, खासकर हरसिल क्षेत्र के वन, वो विल्सन को पट्टे पर दे दिए थे। 10 साल के लिए दिए थे। शुरुआत में इसने कुछ नजराना राजा को दिया और उस नजराना के बदले में राजा ने इसे 10 साल के लिए वन दे दिए। तो 1840 से लेकर 1850 तक इसने यहां के वनों का दोहन किया। ठीक है, इसके बाद 1850 में नजराने की जो लीज थी वो खत्म हो चुकी थी, तो अब इसको वार्षिक शुल्क देने का यहां पर डिसाइड किया गया। लेकिन वार्षिक शुल्क कितना रखा गया? मात्र 400 रुपए सालाना। और फिर इसे आगे के सालों के लिए वन यहां पर दे दिए गए। अब क्योंकि 1850 के बाद का समय है, रेल आनी शुरू हो गई है, रेल का भारत में शुरुआत हो चुका है, तो इसने क्या किया, रेल के लिए जो स्लीपर बनाने थे उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता थी और इसने अंधाधुंध कटाई यहां पर शुरू कर दी। अब जब इसने लकड़ी ज्यादा काटनी शुरू करी तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जल मार्ग का इसने इस्तेमाल किया। क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, पहली बार जल मार्ग से लकड़ी ढुलाई का कार्य किसने शुरू किया था? इसी विल्सन ने किया था। काफी सस्ती यह प्रक्रिया थी, ऊंची जगह से सीधा नदी में लकड़ी को फेंक दिया जाता था और कुछ जगहों पर ऐसे चिन्हित कर दिया जाता, वहां पर उसके आदमी उसे पकड़ लेते थे। इस तरह काफी सारा पैसा इसने बनाया। जो इसके मजदूर थे, अपने मजदूरों के लिए इसने अपने नाम से सिक्के यहां पर चलवाए और इसके मजदूर इसे राजा विल्सन के नाम से जानते थे। इसको आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भवानी शाह ने किस वर्ष रियासत के वनों का पट्टा उत्तर पश्चिम प्रांत की सरकार को दिया था? देखिए सुदर्शन शाह ने तो विल्सन को दिया था, लेकिन विल्सन के साथ जो वो पूरा पट्टा था वो समाप्त हो गया 1864 में। 1864 के बाद जो वो वनों का पट्टा था, टिहरी रियासत के वनों का जो अधिकार था, वो उत्तर पश्चिम प्रांत को दिया गया और यह किसने दिया था? भवानी शाह ने। किस वर्ष में दिया था? तो 1865 में दिया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
1865 में दिया जरूर था, लेकिन इसे प्रभावी माना गया 1864 से और अगले 20 साल के लिए यानी 1884 तक। बाद में इसे 1 साल के लिए और बढ़ाया गया तो 1885 तक ये पट्टा किसके पास रहा? उत्तर पश्चिमी प्रांत के पास रहा, टिहरी रियासत का। बाद में इसे दोबारा से आगे बढ़ाया गया था। टिहरी रियासत में व्यवस्थित रूप से वन प्रबंधन कब शुरू हुआ था? तो टिहरी रियासत में वनों का प्रबंधन जो शुरू हुआ प्रॉपर तरीके से, वो हुआ था 1897 में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। टिहरी में वनों का जो महत्व राजाओं को समझ में आया वो आया 1885 में, जब उन्होंने टिहरी में वन विभाग की स्थापना करी। हालांकि ये शुरुआत में केवल नाम मात्र के लिए ही बनाया गया था। वन विभाग बना था टिहरी में 1885 में और इसके अंतर्गत 4 रेंज का गठन किया गया और 23 जो बीट होती हैं उनका यहां पर गठन किया गया। लेकिन जो शुरुआत होती है वास्तविक रूप पर, व्यवस्थित रूप पर वन प्रबंधन करने की, वो 1897 में हुई, जब यहाँ के वनों का जो प्रमुख है वो किसको बनाया गया? केशवानंद को बनाया गया था। ये आते हैं, ये पहले उत्तर पश्चिम प्रांत में नियुक्त थे, इनका ट्रांसफर किया गया टिहरी रियासत में, वनों का प्रमुख बनाया गया वन विभाग का, और उसके बाद इन्होंने नियम आदि करने यहां पर शुरू किए थे 1897 से। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा टिहरी में वनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो आप कहेंगे केशवानंद का था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष घराटों पर सालाना कर लगाया गया था? जो घराहट होते थे उनके ऊपर सालाना टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने 1922 में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, घराटों पर टैक्स लगाने का जो सुझाव दिया था, सबसे पहले वो सुझाव बेकेट ने दिया था। ठीक है, और इसके सुझाव के बाद 1861 में घराटों पर टैक्स लगा दिया गया था। लेकिन जो टैक्स लगा था घराटों के ऊपर वो पिसाई के आधार पे लगा था, सालाना नहीं लगा था। जितनी आप पिसाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना है। लेकिन बाद में 1922 में घराटों के ऊपर पिसाई के आधार पे कर को खत्म कर दिया और सालाना कर लगा दिया। जो मौसमी घराट होते थे यानी कुछ ही सीजन में चलते थे, उनके ऊपर 1 रुपए सालाना, और जो नॉर्मल घराट होते थे जो पूरे साल भर चलते थे उन पर 2 रुपए सालाना। अब आप चाहे कितनी भी पिसाई करें चाहे पिसाई ना करें, ये टैक्स आपको देना ही होगा। वो किस वर्ष हुआ? 1922 में। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर भांग की फैक्ट्री को लगाया था? देखिए, अंग्रेजों ने उत्तराखंड में जो भांग की फैक्ट्री लगाई थी सबसे पहले वो काशीपुर में लगाई थी, 1809 में लगाई थी। ठीक है, ऑप्शन बी। किस वर्ष तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन किया गया था? ये क्वेश्चन हमने कई बार देखा है, पेपर में भी पूछा गया है। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि, इसकी स्थापना 1906 में की जाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तराई भाबर के पटवारी और कानूनगों की नियुक्ति के संबंधित नियम कब निर्धारित किए गए थे? ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। देखिए, तराई भाबर में जो पटवारी और कानूनगो होते थे उनकी नियुक्ति से संबंधित जो नियम हैं इनको 1897 में डिसाइड किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हालांकि अगर पूछेगा ये नियम लागू कब से किए गए, तब आप कहेंगे 1906-07 से इनको लागू किया गया था। निर्धारित 97 में हुए, लागू 1906-07 से किए गए थे। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के 20 और इंपॉर्टेंट MCQs को यहाँ पर कवर किया। 19 पार्ट हमारे अजय रावत जी की पुस्तक के यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।